नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि संविधान किस तरीके से सामाजिक समरसता या सामाजिक उत्थान के लिए प्रावधान उसमें किए गए। क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें समाज में न्याय और समता की व्यवस्था की गई और एक प्रगतिशील समाज की नींव इसी के जरिए पड़ी। तो कैसे संविधान के जरिए पिछले करीब 7 दशकों में हमारे देश में सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता और समाज के उत्थान के लिए जो प्रावधान किए गए उनका फायदा मिला, और कैसे संविधान के अलग अलग चैप्टर्स में इसका जिक्र है और उस वक्त की मूल भावना क्या थी और किस तरीके से हमने आज़ादी के बाद इसे आगे बढ़ाया है, ये समझेंगे आज अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी साईं दीपक, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्वागत है आपका। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट से, आपका स्वागत है। और तालिशी रे हमारे साथ हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में जी साईं दीपक आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं और सोशल जो अपलिफ्टमेंट की बात होती है वो किस तरीके से उस वक्त में समझी गई, सोची गई और उसे संविधान में अलग अलग प्रावधानों के जरिए रखा गया। देखिए, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने समझा है, कॉलोनाइजेशन के बाद और जब अंग्रेज और उनके तरह जितने भी पावर्स थे, जब इन्होंने अफ्रीका, अमेरिका और बाकी देशों को छोड़ा, करीब करीब ये सारे जो देश थे उनकी हालत ऑलमोस्ट सिमिलर थी, एक सी थी। सबसे पहली बात, दे वर पुअर, उनके पास एजुकेशन का अभाव था, पॉवर्टी वाज एन इश्यू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके अंदर जो आत्मविश्वास का जो अभाव था, क्योंकि वो 200 साल या फिर 250 साल दास्ता में रहे थे, इन जैसे मुद्दों को एड्रेस करना बहुत ही जरूरी था। तो जब आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखेंगे, जो एक डॉक्यूमेंट है जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के निर्मित होने से पहले, उन्होंने ये तो पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि भारत कोई नया देश नहीं है, ये एक पुराना सिविलाइजेशन है, एक पुरानी संस्कृति है जो अभी एक नए देश के रूप में उभर रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि संस्कृति को देश के प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ब्रिटिशर्स के पहले भी, अंग्रेजों के पहले भी इनकी अपनी एक पहचान थी और उस पहचान से उन्होंने अपने नींव को बनाना शुरू किया था। तो इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये स्पेसिफिकली ये बात जो है पॉइंट नंबर 8 में रिकॉर्डेड है। तो सबसे पहली बात ये कि भारत एक राष्ट्र के रूप में जब उभर रहा था, उसको अपनी संस्कृति के साथ कैसे जोड़ा गया, ये एक पहला पॉइंट था। दूसरा, जातिवाद का जो इशू था, या फिर इक्वालिटी की जो बात थी, या फिर माइनॉरिटीज का जो पोजीशन होता है भारत में, स्पेशली पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद, इन जैसे मुद्दों को अलग अलग इश्यूज में इन्होंने अलग अलग प्रावधान में एड्रेस करने की कोशिश की। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप पार्ट 3 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जितने भी प्रावधान हैं वो भारत के अलग अलग मुद्दों को, डाइवर्स मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश करती है, जैसे संस्कृति, लैंग्वेज, जाति और धर्म। इन सभी इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करती है, ताकि जो भी भारत के अंदर हो उनको ये ना लगे कि किसी का पलड़ा भारी है और किसी का पलड़ा कम है। ओके, तो जितने भी भाषाएं हैं, चाहे वो 10,000 लोग हो या सिर्फ 10 लोग हो, उसको जो बात करते हैं उनके लिए भी स्पेसिफिक प्रावधान बनाए गए हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि हम पूरी तरह से दब जाएंगे और हमारी कोई आवाज नहीं होगी। ओके, फिर जो जातिवाद का जो इशू था, बिना जाति को मिटाए जातिवाद को कैसे मिटाया जाए, इसको इन्होंने स्पेसिफिकली एड्रेस करने की कोशिश की। जैसे अगर आप आर्टिकल 17 देखेंगे, छुआछूत का जो इशू है उसको पूरी तरह से अबॉलिश किया गया था। उसके बाद आर्टिकल 14 और 15 में यह स्पेसिफिकली कहा जाता है कि किसी को धर्म या जेंडर या किसी और के बेसिस पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 25(2) में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि अनटचेबल्स को मंदिर के अंदर प्रवेश में उनको दिया जाएगा। तो जो कम्युनिटीज के अंदर का जो प्रॉब्लम है और कम्युनिटीज के बीच का जो प्रॉब्लम है, दोनों को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। सो इंट्रा कम्युनिटी एज वेल एज इंटर कम्युनिटी की बात कर रखी है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगा
कि संविधान या फिर संविधान के निर्माताओं ने ये कभी नहीं सोचा या उन्होंने ये कभी नहीं तय किया कि सारा जो रिफॉर्म का जो मुद्दा है या जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं वो सिर्फ संविधान के द्वारा उनको सुलझाया जाएगा। समाज को बहुत सारा फ्रीडम दिया गया था कि वो अपने सॉल्यूशंस खुद उसमें से निकाले। संविधान एक ढांचा है जिसके अंदर से आपको लिमिटेशंस मिल जाएंगे कि आप किस दायरे के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन उस दायरे के अंदर आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो समाज के अंदर से आता है। तो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा अगर हमने सारे सॉल्यूशंस को सिर्फ संविधान से ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि संविधान जितना हो सके समाज को भी सशक्त करने की कोशिश करता है और ये जानता है कि समाज के अंदर से सॉल्यूशंस आते हैं क्योंकि इसी समाज ने संविधान का निर्माण किया। तो जो माई बाप मेंटालिटी आज के डेट में होता है कि संविधान को एक कुरान या बाइबल या गीता के तौर पे पढ़ा जाता है बिना ये समझे कि सारा जो निष्कर्ष होता है, जितना भी लेट्स से सॉल्यूशन या होता है या जितना भी मंथन और चिंतन होता है वो हमारे अंदर से आना चाहिए, एज अपोज टू ट्रीटिंग दिस कि ये टॉप डाउन अप्रोच हो कि सब कुछ संविधान ही उसका स्रोत है, संविधान कोई गंगोत्री है। संविधान गंगोत्री नहीं है, गंगोत्री समाज है। तालिश, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम सोशल जो उस वक्त जब संविधान बनाया जा रहा था और जो उस वक्त स्ट्रक्चर जो अलग अलग खांचे या ढांचे थे और जिस तरीके से अलग अलग समाज बटा हुआ था, चाहे वो भाषा हो, जाति हो, रंग हो, आर्थिक स्थितियां हो या फिर राज्यों के नज़रिए से भी, कैसे उसको अपलिफ्ट करने के लिए संविधान में प्रावधानों का जोड़ा गया और उनके ज़रिए हमने आज़ादी के बाद अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में अलग अलग जो कुरीतियाँ थीं या समाज के कुछ हिस्से जो पीछे छूट रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको ज़रूरत थी उनको देने की कोशिश इसी संविधान की गाइडलाइंस या उसके उस ओवरऑल स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम आगे बढ़ा पाए। जिस समय में हमको ये स्वतंत्रता मिली थी उस समय का हमको थोड़ा सा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी दिया पहले साई दीपक ने कि किस तरह ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हटता चला जा रहा था और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट फादर्स थे उनको ये रियलाइजेशन था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमें जो मिल रहा है उस समय वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी, मगर अगर हम देखें तो सामाजिक स्वतंत्रता की बात करिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करिए, कल्चरल राइट्स की बात करिए, ये सारे इश्यूज जो थे उसको उन्होंने देखा और परखा और ये जाना कि जहां पर संविधान में माइलस्टोन्स तय किए गए उसके अलावा वहीं पर देश और प्रशासन चलाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ऐसे प्रोविजंस भी दिए गए जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो उसी में सही मायने से एक नए समाज की स्थापना होगी, एक नए समाज की परिकल्पना भी की गई। तो अगर आप देखें कि जब से हमने इंडिपेंडेंस पाया है, जब से हमको स्वतंत्रता मिली है और आज को लेकर के कहाँ ये संविधान में लिखा हुआ है और कैसे इसको आगे लाया गया है, तो वो काफी सिंपल है। अगर हम अपने मौलिक अधिकार देखते हैं या राज्य के नीति निर्देश तत्व देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें अगर हम एक बार देखने की कोशिश करें तो उसी से मिलता है, उसी से निकल करके आया है, वहीं से सार आया है। और हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप एक एक छोटी चीजों पे देखें तो चाहे पंचायती राज का देख लें, जो आपका डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन था कि जो भी हमारा डेमोक्रेसी है, जो इक्वालिटी है, वो जाए टिल द ग्रास रूट लेवल, हमारे गांवों तक पहुंचे, तो इसीलिए पंचायती राज आया गया। अगर आगे ये देखा जाए कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड्स हैं वो अगर निकाल करके अगर आप देखते हैं तो वो इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड्स हमको मिलते हैं हमारा आर्टिकल 48A में देखा जाता है। उसके अलावा अगर आप ये भी देख लीजिए, अगर आप बैंक्स का नेशनलाइजेशन देखें तब भी ये डीपीएसपी से निकल करके आया था, क्योंकि हमने हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसने एक ले डाउन किया कि हम एक किस तरीके का एक नया भारत बनाना चाहते हैं और उस नए भारत की फिर नींव रखी गई। हाँ कि हम एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ये बात सब मानते थे, लेकिन ये भी माना गया कि आगे जब हम देखते हैं तो तर्क पे आगे बढ़ने के लिए हम एक इक्वालिटी दें, हर एक तरीके से, हर एक सिरे से इक्वालिटी मिले। ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी दिया गया है। अगर आप प्रियम्बल देखें तो प्रियम्बल में ये कहा गया है कि सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इक्वालिटी दी जाएगी। और ये सारी चीजें जो एक बार आप उसका सार निकालते हैं, आप जितने भी लॉज देख लीजिए जब से आए हैं स्वतंत्रता के बाद से, उनको सबको खरे उतरना है कॉन्स्टिट्यूशन पे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम समाज में इस देश को बनाते हैं, जो हमारी
हमारी इच्छाएं हैं कि हमारा समाज किस तरह हो, हमारा देश किस तरह हो, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है कि इसने अपने आप को ढाला है, अभी तक ढाला है और आगे भी डालेगा, कि जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमारी सिटीजनरी के एस्पिरेशंस हैं, वो आगे लेकर के आया है विद द आइडियल वैल्यूज दैट वर लेड डाउन बाय द constitutional assembly, and those ideals values were that every person should be a part of this democracy। उस डेमोक्रेसी में जहां पे सबकी आवाज सुनी जाए, सबको एक तरीके से, एक सिरे से देखा जाए, तो उसी को देखते हुए हमको ये समझ में आता है कि जो आपका सामाजिक सशक्तिकरण है, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट हो, चाहे वो इक्वल पे हो, चाहे आप ये देख लीजिए कि आपके जितने भी आर्थिक रूप से समाज में जो लोग हैं जिनको बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, वो सब कुछ अगर आप देखें तो संविधान से ही निकल के आया है। चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे वो वेरियस अदर प्रोविजंस इन इक्वल पार्ट्स हो, वो सब निकल करके उसी में से आता है। इसमें शायद एक चीज जो सबसे जरूरी है वो ये है कि जो चीज हमारे संविधान ने देखी, कि अगर आप देखिए, चाहे आप केरल से ले लीजिए तो कश्मीर तक ले लीजिए, कि हाँ हम लोग सब अपने आप को भारतीय मानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति हर एक जगह में थोड़ी थोड़ी बदलती चली जाती है। उसका भी प्रोविजन किया गया। जब आप देखें कि हमारी जो लिस्ट बनी है, यूनियन लिस्ट बनी है, स्टेट लिस्ट बनी है, कॉन्करेंट लिस्ट बनी है, कि किस तरह इट इज अ वेरी लोकल बट येट एट द सेम टाइम अ वेरी नेशनल डॉक्यूमेंट। तो जो हमारे अगल बगल का जितने भी समस्याएं हैं उसको किस तरह डील करा जा सकता है, और जो नेशनल लेवल पे है वो किस तरह डील करा जा सकता है। जो राजकीय लेवल पे है वो राजकीय लेवल पे रखा जाता है, जो नेशनल लेवल पे है वो नेशनल लेवल पे लाया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरे नेशनल लेवल पे कभी ना कभी आ जाती हैं, वो कंकरेंट लिस्ट में लाई जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसी की वजह से आज भी ये कहा जाता है कि ये जो हमारी संविधान है वो एक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक डायनामिक लिविंग एम्बॉडीमेंट है। राइट अमिताभ जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस वक्त जब संविधान के बारे में सोचा गया और जब उसमें लंबी चर्चा हुई और जिसे बनाने में समय लगा, उस वक्त के जो हालात थे, चाहे वो सामाजिक तौर पर ही अगर हम समझने की कोशिश करें, अलग अलग बहुत सारे, मैं कहूँ कि खाइयाँ थी, बहुत सारी डिस्पैरिटी नज़र आती थी। संविधान के थ्रू, संविधान के ज़रिए एक रास्ता दिखाने की कोशिश की गई। और कैसे आप देखते हैं कि जो अलग अलग हाशिए पर खड़े लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म, जाति या राज्य से रहे हों, चाहे सांस्कृतिक आधार पर या फिर आर्थिक या किसी भी आधार पर रहे हों, कैसे उनको एक साथ एक लाइन पर खड़ा करने, एक लेवल पर खड़ा करने की प्रयास की कोशिश संविधान ने रास्ता दिखाया और हमारी सरकार उनसे आगे बढ़ाया। कविंद्र जी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले तो आपने इतनी सार्थक चर्चा शुरू की है, इसके लिए आपको बधाई। मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि जो संविधान है वो समानता के अधिकार के ऊपर आधारित है। निश्चित रूप से सबों को पता है, क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा ना सिर्फ प्रजातंत्र है बल्कि सबसे सशक्त प्रजातंत्र भी है। अब ये क्यों हुआ? तो इसमें समानता का एक की गारंटी है सबों को, और उसी के कारण हम एक लगातार 72-73 सालों से हमने सिद्ध किया है कि हमारा संविधान जो है वो सबों को लगभग बराबर अधिकारों की गारंटी देता है। अब इसमें एक जगह आर्टिकल 14 है जो कि सबों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन वहीं पे आप देखिए तो आर्टिकल 16 है जो वैसे पिछड़े लोग जो आमतौर पर पुराने समय में पूरी तरीके से समाज में बराबर स्थान नहीं पा सके, उनको एक अलग प्रावधान देके उनको एक सुरक्षा देने की बात भी यही संविधान करता है। लेकिन संविधान की चर्चा के पहले कविंद्र जी मैं चाहूंगा कि संविधान का पृष्ठभूमि कैसे बनी। इसमें जो अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों के शासन में एक सबसे बड़ी क्या बात हुई, ये बड़े शरारती थे अंग्रेज। उन्होंने लगातार भारतीय समाज को बांटने की कोशिश की और भारतीय समाज को हीन दिखाने की कोशिश की। ठीक है, समाज में बहुत सारी कमियां गड़बड़ियां रही थी, और उसका एक नतीजा ये भी था कि उन्होंने एक थ्योरी दी कि भारत जो है वो राष्ट्र है ही नहीं, और वो राष्ट्र यदि बना तो 1947 के बाद बना। मैं इसको पूरी तरीके से नकारता हूं और मैं मानता हूं भारत एक प्राचीन राष्ट्र था, है और रहेगा। अंग्रेजों की इस षड्यंत्रकारी जो प्रवृत्ति के कारण उन्होंने फुट डालो और राज करो, इसका जो उन्होंने हमेशा से अनुपालन किया, उसकी सबसे बड़ी एक जो घटना हुई या दुर्घटना, वो 1932 में उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक रूप से
पूरे भारत को बांटने की बहुत ही खतरनाक षड्यंत्रपूर्ण कोशिश की। और उसमें उसमें उन्होंने भारत के समाज में जो हिंदू समाज था उसको उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास बना के अलग इलेक्टोरेट बनाने की कोशिश की। उसका विरोध हुआ और विरोध में फिर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के द्वारा बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। अगस्त में कम्युनल अवार्ड आया, जो रामसे मैकडोनल्ड थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने लाया। और उसके बाद सितंबर में पूना पैक्ट हुआ, जिसके बाद ये तय हुआ कि ऐसा जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग से बांटने की जो कोशिश अंग्रेजों के द्वारा हो रही है उसको नकारा जाए और दलितों को समाज से अलग काटने की जो मंशा थी उसको उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने और महात्मा गांधी ने मिलकर ध्वस्त किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि ये जो एक समाज है दुर्भाग्य से भारत के अंदर जो कि विभिन्न कारणों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसको हम लोग लगातार सुरक्षा और समानता की गारंटी दे सके। और फिर 1935 इंडिया एक्ट जो बना वो मूलतः भारतीय संविधान की एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार करता हुआ है। भारतीय संविधान को के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ये पता होगा कि भारतीय संविधान का मूल जो है वो 1935 इंडिया एक्ट है। उसमें भी इसकी व्यवस्था बनी और कम्युनल अवार्ड में दलितों को जो डिप्रेस्ड क्लास कहा था अंग्रेजों ने, उसके लिए अलग से उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र नहीं बना के उनकी संख्या बढ़ाई गई प्रतिनिधित्व के नाते और उनको प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिला। और जब स्वतंत्र हुआ देश तो उसी आधार पे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए तो उन्होंने उस पूना पैक्ट के बैकग्राउंड में एक व्यवस्था बनाई जिसमें कि दलितों के लिए उन्होंने एक शब्द भी गढ़ा, दलित। वो हरिजन जो महात्मा गांधी ने बनाया था उससे अलग उनको दलित शब्द प्रयोग करके और जो भारत का की अनुच्छेद संविधान के 1 में पहले अनुच्छेद में शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट क्यों शेड्यूल्ड यानी कि वो शेड्यूल्ड हैं, उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने उनका नामकरण किया कि ये जो जातियां जो हैं जो बहुत ही शोध के आधार पे तय किया कि ये लोग जो हैं इनको और ज़्यादा सुरक्षा देने की, इनको एक रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। और इस नाते उन्होंने ये शेड्यूल बना के उसको लिस्ट बनाया और वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहलाए। अब ये जो पूरा ये जो व्यवस्था प्रावधान जो संविधान ने दिया उसके बाद इन लोग इस पर्टिकुलर कास्ट को जो शेड्यूल ट्राइब थे यानी जो कि जो आदिवासी क्षेत्र से और जो दलित समाज थे उनको एक सही प्रतिनिधित्व मिले समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो चुनाव से निर्वाचन क्षेत्र हो या नौकरियों में हो, आर्थिक रूप से उनको जितनी भी चीज़ें सही तरीके से मिल सकें ताकि वो समाज में बराबर का स्थान पा सकें। बिल्कुल। अब विषय ये आता है कि इसको कैसे इंश्योर किया जाए। तो इंश्योर करने के लिए फिर अलग अलग प्रावधान बनाए गए। फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन बना जिसको कि संवैधानिक स्थिति दी गई और जो कमीशन है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन उसको न सिर्फ संवैधानिक अधिकार दिया गया बल्कि उसको मजिस्ट्रियल पावर्स भी दिए गए कि जो जहां उल्लंघन हो रहा है उसको न सिर्फ देखे बल्कि उसके ऊपर में दंडात्मक कार्रवाई का भी वो लोग रिकमेंडेशन करें। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसे लगातार कोशिशें हुई हैं। मंत्रालय ने 1978 में जो वेलफेयर कल्याण मंत्रालय था उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे बढ़ाई जिसमें कि अलग अलग ऑफिसर्स डेप्यूट हुए हर रीजन में और उन रीजन्स के ऑफिसर से इंश्योर करना शुरू किया उन्होंने कि जो गारंटी दी जा रही है संविधान में और वो भी गारंटी ऐसा कि आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है उसके ऊपर जाके आर्टिकल 16 में उनको डील किया जा रहा है। ये कोई आसान बात नहीं थी लेकिन उसको पूरी तरीके से न सिर्फ देखा गया भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा फोर्सी किया गया बल्कि उसके लिए एक व्यवस्था भी बनाई गई प्रावधान। ये सारी चीजें भारतीय संविधान को दुनिया के संविधान से अलग करती है और उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अमिताभ जी जो आपने उठाया है कि जैसे दीपक जिस तरीके से हम दुनिया के अलग अलग देशों को देखते हैं और कई ऐसे देश रहे हैं जिन्हें आज़ादी मिली और वहाँ पर भी सामाजिक जो हालात थे वो भारत से अलग नहीं थे क्योंकि वहाँ पर भी अंग्रेजों ने शासन किया और कमोवेश कुछ उसी तरह के फार्मूले के साथ वहाँ पर राज किया था। लेकिन यहाँ पर ये जो अफर्मेटिव एक्शन की बात की गई उन तबके के लिए उन वर्गों के लिए जो कि उस वक्त में बराबरी पर नहीं थे, किन्हीं भी कारणों से अलग अलग वजहों से वो लोग पीछे या फिर साइडलाइन थे या हाशिए पर थे, किस तरीके से ये एक्शंस जो सुझाए गए संविधान में और उनको सरकारों ने नए नए रूल्स नए नए कानून के जरिए आगे बढ़ाया और आज उनकी हालत या उसमें किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं?
देखिए, सबसे पहली चीज ये है, जैसे सर बता रहे थे, अमिताभ सिन्हा सर बता रहे थे, जो भी प्रावधान है उनको अगर आप पूरी तरह से नकारना चाहते हैं या फिर आप उनको इग्नोर करना चाहते हैं और समाज उसको लागू नहीं करना चाहता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्राई एंड इम्प्रेस अपॉन द कम्युनिटी कि ये आपके लिए जरूरी है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, एक अच्छा संविधान जो है उसको पूरी तरह से आप ना इम्प्लीमेंट करके आप उसको बेकार भी कर सकते हैं, उसकी जो मंशा है उसको आप बेकार भी कर सकते हैं। और अगर संविधान जो है अगर वो अच्छा भी नहीं है, उसको अगर आपने एक सही मंशा से उसको आगे ले जाने की कोशिश की, तब भी उसको सकारात्मक रूप से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अफर्मेटिव एक्शन के सिलसिले में भारत में दोनों एक्सपीरियंस रहे हैं, जहां पे जिन जिन लोगों को उसके वजह से बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो मिला है। लेकिन ये भी बात सही है कि ओवर द इयर्स, एटलीस्ट ओवर द लास्ट 20-30 इयर्स, ये जो अफर्मेटिव एक्शन का जो मुद्दा है या रिजर्वेशन का मुद्दा है, ये बहुत हद तक पॉलिटिसाइज हो चुका है और ये पॉलिटिकल अरिथमेटिक या इलेक्टोरल अरिथमेटिक में ये घिर चुका है। ओके, इसीलिए फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से जितने भी चेक्स एंड बैलेंसेस हमें इसमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी है, वो हमने थोड़ा बहुत किया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का नागराज का जजमेंट है या बहुत सारे जजमेंट्स है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि किसी के कहने पे उनको पिछड़ित वर्ग या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस आप नहीं मान सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके सोशल पैरामीटर्स क्या हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे पॉइंट को इसमें एस्टैब्लिश करता है, वो ये है कि भारत ने इस वेस्टमिनिस्टर मॉडल को थोड़ा बहुत अपना के उस मॉडल को भारत के जो कंसर्न्स हैं और डोमेस्टिक इश्यूज हैं और जो यूनिक सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं, उन लेगेसी इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की। तो ये भी है कि हो सकता है कि आपका जो ढांचा जो आपको मिला है विरासत के तौर पे फ्रॉम द ब्रिटिशर, अंग्रेज से, आपने उसको अपने इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया है। ओके, सो इसका थोड़ा बहुत इंडियनाइजेशन हो भी गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, हमारे सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट को रोकने की क्षमता रखता है। ओके, भारत के बारे में जब भी हम बात करते हैं और उसके डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए कि एशिया के इस भाग में ऐसे बहुत कम देश हैं जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को इतने अच्छे तरीके से चलाया है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, और जहां पे इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने बड़े तादाद में लोग हैं और इतने सारे रिलीजन्स हैं, धर्म है, मजहब है, उसके बावजूद हमने इन सारे प्रावधानों को जितना हो सके इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, either on caste basis or sometimes even on religious basis. But the most important thing is these checks and balances have ensured to a significant extent कि politicization के कारण जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के जो इंटेंट थे कि ये बेनिफिट जो है इस वर्ग को जाना चाहिए, वो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 60 to 70% जा चुका है, जो आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा है, एजुकेशन के पैरामीटर्स में दिखा रहा है और बहुत सारे पैरामीटर्स में आपको इनका सक्सेस दिखा रहा है। मैं ये जरूर नहीं कहूंगा कि ये परफेक्ट है, लेकिन कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, दिस इफेक्टिवली शोज दैट सिस्टम में जितने भी मैकेनिज्म्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, बाय एंड लार्ज भारतीय सोसाइटी ने, भारतीय समाज में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और उसको रेस्पेक्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ही आपको ये सारे नतीजे दिख रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर जितने भी प्रावधान हैं वो भारतीय सोसाइटी के लेट्स से प्रोग्रेसिव मेंटालिटी को दर्शाता है और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन और एक्सेप्टेंस को वो और भी प्रूव करता है कि हम हमेशा ओपन माइंडेड रहे हैं और रहेंगे। यही हमारी खासियत है और यही हमारी खूबी है। बिल्कुल, वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जी सर दीपक, मैं वक्त कम है, तालिश एक छोटा सा कमेंट में चाहूंगा कि जिस तरीके से जब हम सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं जिसका आधार संविधान देता है और उस आधार पर हमारी सरकारें अलग अलग वक्त में अलग अलग कानूनों के जरिए समाज के अलग अलग हिस्सों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए कानून लाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करती हैं, ये जो प्रोविज़न है, ये जो टूल है, ये कैसे अलग खड़ा करता है हमारे लोकतंत्र को? क्योंकि कुछ इसी तरह के दूसरे जब हम देशों को देखते हैं और वहाँ पर जब ये टूल नज़र नहीं आता है तो उसका एक बड़ा नुकसान किस तरीके से दिखाई देता है?
जी, ये जो है हमारे संविधान की खूबसूरती है, क्योंकि हमारे संविधान में जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देते हैं या बाकी सारी काफ़ी चीज़ें देते हैं, तो वो बात करते हैं जो हमारे संविधान की असेंबली ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जो सोचा था कि समाज जिस तरह होगा, उसकी कैसे उसका कैसे एक्चुअलाइज़ेशन हो, आगे जाकर के, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप जो है अडैप्ट कर सकते हैं, और वो अडैप्शन की वजह से हमारा संविधान आज भी उतना ही रेलेवेंट रहता है। तो अगर अडैप्शन देखा जाए, आज देखिए आजकल इशू चल रहा है अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन संविधान में अगर आप वेरियस आर्टिकल्स देखें, वेरियस प्रोविजंस देखें, तो उसमें पता चल जाता है कि भाई जब हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करी थी, तो इसमें कोई ऐसा एक स्टैटिक नेचर नहीं था कि जब हम एक्सप्रेशन बात कर रहे थे तो जो लिखित है या जो मौखिक है सिर्फ उसकी बात कर रहे थे, हमने बस एक्सप्रेशन बोला। क्योंकि संविधान में एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो जैसे हम ये 22वीं सदी में घुस रहे हैं, तब हमको ये भी समझ में आ रहा है कि हमारी जो सोशल एस्पिरेशन है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा सामाजिक नेचर है, वो सब धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है। और जहां 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 पे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज अडेप्ट नहीं कर पाई हैं, या वो डॉक्यूमेंट बड़ा वॉल्यूमिनस है या बहुत ही वाटर टाइट है, तो वो अडेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो किसी तरीके से एक बहती नदिया की तरह है, और क्योंकि बहती नदी जो है अपनी कोर्स बदल सकती है और अपने साथ लेकर के चलती चली जाती है, इसलिए हमारा जैसे जैसे वी आर इवॉल्विंग एज अ सोसाइटी, उसी तरीके से हमारा संविधान भी इवॉल्व करता हुआ चला जा रहा है। वक्त कम है, लेकिन अमिताभ जी एक आखिरी में आपसे टिप्पणी चाहूँगा छोटी सी, कि किस तरीके से हम जब इसे आने वाले कुछ वर्षों या दशकों में देखते हैं, तो सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में हमारे संविधान के बताए रास्ते पर क्या खास चीज़ें हैं जो कि हमें गौर करनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी? कविन जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये मानता हूँ कि संविधान मूल रूप से समाज का एक द्योतक होता है, उसका आईना होता है। आप यदि समाज और संविधान को अलग अलग देखने की कोशिश करें या अलग से लादने की कोशिश करें तो वह असफल होता है। भारत में संविधान क्यों सफल हुआ? क्योंकि हमारा समाज उदार है। हम सदियों से, अनंत काल से एक उदार समाज के नाते ही अपनी पहचान बना के चल पाए हैं, और इसीलिए इतना उदार संविधान जैसी चर्चा में बात आई, वो यहाँ पर ना सिर्फ लागू हुआ बल्कि सार्थकता से चल भी रहा है। मैं आशावादी हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि जो परिस्थितियां रही, और मैं ये भी मानता हूँ कि विभिन्न वर्ग जो समाज के रहे, वो लगभग 1500 साल की भारतीय समाज की गुलामी के बाद कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करते रहे, और उसमें जो विकास होना चाहिए था सर्वांगीण, वो नहीं हुआ। और इसी के कारण संविधान इस लोकतंत्र में लागू किया गया, और लागू करने के बाद में उसको उसको आगे भी उसकी आगे परिणति होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये समाज ही अपने आप में जिसको आप कह सकते हैं ना कि एसिमिलेटिव है। ये हम लोग एक दूसरे को वसुधैव कुटुंबकम, हम समाज में सबों को बराबरी मानते रहे हैं। इसीलिए हमारे संविधान में यदि समानता का अधिकार, उसके साथ जो दलित, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात हुई और उनकी गारंटी हुई की बात हुई, उसको समाज ने भी स्वीकार किया। मैं दीपक जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि समाज ने स्वीकार इसीलिए किया क्योंकि समाज के हिसाब से संविधान बना था। और चाहे वो वेस्टमिंस्टर मेथड हो या अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर हो, संविधान चाहे वो कैसा भी बनाते, समाज जो है उसको इसलिए स्वीकार करके चलता था क्योंकि संविधान ने जो उदारता दिखाई वो हमारे भारतीय समाज का परिचायक है। और मैं इसलिए कहता हूं कि हर वर्ग यहाँ पर विकास ना सिर्फ कर रहा है, आगे भी करेगा, और भारत जो है वो महाशक्ति दोबारा विश्व की बनेगी, विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि असल में संविधान जब बना उस वक्त में सामाजिक उत्थान या उसकी समरसता, एकता, सशक्तिकरण के लिए क्या ज़रूरतें थी, उनको ध्यान में रखा गया, उसका आधार दिया गया, और उसी आधार पर हमारी तमाम सरकारों ने उसे आगे बढ़ाते हुए समाज के उत्थान के लिए कदम उठाए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।